आरव और नंदनी की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों के बीच में इतना प्यार था कि देखने वाला हर शख्स कहता, भगवान सबको ऐसा जीवन साथी दे। आरव सुबह उठते ही नंदनी के साथ चाय बनाता, नंदनी उसका टिफिन बनाती और ऑफिस जाते हुए आरव प्यार से नंदनी का माथा चूमता। छुट्टी के दिन दोनों साथ बैठकर मूवी देखते, बाजार जाते और एक दूसरे की आंखों में पढ़ लेते कि सामने वाला आखिर उससे क्या चाहता है। पर जहां प्यार होता है वहां नफरत भी पीछे पीछे चलती है, और वो नफरत थी आरव की बहन रचना, जो आग में घी डालने का काम करती थी। गर्मी की छुट्टियों में रचना कुछ महीनों के लिए मायके आई थी। शुरू में तो वो आरव और नंदनी का प्यार देख, उनकी खुशी देख मुस्कुराई, पर धीरे धीरे जाने उसके मन में क्या आया कि नंदनी की खुशी उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, और कब उसके मन में नंदनी को लेकर नफरत भरने लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। कब नंदनी की छोटी से छोटी बात पर वो चिढ़ने लगी, उसके मन में नफरत की आग भड़कने लगी। आखिरकार एक दिन उसने अपनी माँ बिमला जी से कहा, माँ देखो तो जरा, भाभी को देखकर लगता ही नहीं कि वो ससुराल में है। वो यहाँ की बहू नहीं, महारानी है, और भैया गुलामों की तरह इनके पीछे पीछे घूमता रहता है, जैसे उसकी जिंदगी में भाभी के सिवा कोई है ही नहीं। बेटी की बात सुन बिमला जी चुप रहीं, कुछ भी नहीं बोली, तो रचना मन ही मन अपने माँ पर चिढ़ गई। नंदनी कि जब भी हंसने की आवाज़ें आती या आरव के साथ वो कहीं घूमने या मंदिर जाती, तो धीरे धीरे ये सब रचना की बर्दाश्त के बाहर होने लगा। इतना तो वो समझ गई थी कि माँ कभी भी उसका साथ नहीं देगी। इसलिए रचना ने खुद ही नंदनी से चिढ़ में उसे नीचा दिखाने की और उसे आरव की नज़रों में गिराने के लिए दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए अपनी चालबाजियों की शुरुआत कर दी। अब धीरे धीरे करके मौका देखकर रचना नंदनी के सामने आरव की शादी से पहले की झूठी बातें छेड़नी शुरू कर दी। भाभी आपको पता है, कॉलेज के टाइम में भैया की एक गर्लफ्रेंड थी, पाखी। भैया उसे बहुत प्यार करते थे, जान से भी ज़्यादा। वो तो शादी भी उसी से ही करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उन दोनों की शादी ही नहीं हो पाई। इसलिए भैया को मजबूरी में आपसे शादी करनी पड़ी। रचना की बात सुन नंदनी ने मुस्कुराते हुए बोली, हाँ रचना, तुम सही कह रही हो। आरव ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आरव आज सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और यही सच है। नंदनी की बात सुन रचना ने मुंह बना लिया। इतना तो उसे समझ में आ गया कि नंदनी के आगे उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए अब वो आरव के चढ़ाने की कोशिश करने लगी। अब उसने आरव से कहना शुरू किया, भैया बहनें मायके आती हैं तो उन्हें भी थोड़ा टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो आप नौकरों की तरह भाभी के पीछे पीछे लगे रहते हो, जैसे भाभी खुद को महारानी समझे और आपको गुलाम। रचना की बात सुन आरव हंस पड़ा, जैसे उसने रचना की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो रचना समझ गई कि ये छोटी मोटी बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना भी होगा। बस रचना जितना सोचती गई उसके दिमाग में उतना ही खुरापात आता गया, और एक दिन रचना ने नंदनी के मोबाइल से उसके स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप के स्क्रीनशॉट चुराकर आरव को दिखाते हुए बोली, भैया आपको तो मेरी बात समझ में नहीं आती ना, लो खुद ही देख लो सबूत। भाभी आज भी लड़कों के साथ चटर पटर करती रहती हैं। आरव ने जैसे ही वो मैसेज पढ़े वो नंदनी के ऊपर भड़क गया। उसे लगा कि नंदनी उसे धोखा दे रही है। तुरंत कमरे में जाकर वो नंदनी से इस मैसेज के बारे में बात करने लगा। पहले तो नंदनी आरव की बातें सुन हैरान थी, फिर वो आरव का शक दूर करने के लिए उसे लाख समझाती, लेकिन आरव जैसे समझने को तैयार ही नहीं था। आरव का रूप देख नंदनी हैरान रह गई। आरव तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? करना चाहता हूं नंदनी, पर तुम्हारी जो ये
हरकतें हैं, इसे देखकर कैसे करूं तुम पर विश्वास। दोनों के बीच झगड़े होते हुए देख, अपनी चाल को कामयाब होते हुए देख और नंदनी की आंखों में आंसू देख रचना के दिल को राहत मिलती तो अब वो ऐसे ही दोस्तों के हंसी मजाक वाले मैसेज नंदनी के फोन से निकाल आरव को स्क्रीनशॉट लेकर भेजती रहती, जिसका असर ये हुआ कि अब धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत कम होने लगी, क्योंकि आरव के मन में नंदनी के लिए शक पैदा हो गया था। पहले जो रातें प्यार भरी होती थीं, अब खामोशी से कटने लगी और ये देख रचना को मजा आने लगा। आग में थोड़ा और घी डालते हुए उसने एक दिन आरव से कहा, भैया मुझे तो लगता है भाभी किसी और से भी बातें करती हैं, क्योंकि आपके ऑफिस जाने के बाद ज़्यादातर फ़ोन पर ही लटकी रहती हैं। आप जरा उनका फ़ोन भी चेक किया करिए कभी। पत्नी को इतनी खुली छूट देना सही नहीं होता। कहते हैं ऐसी बातों पर मर्दों को जल्दी विश्वास हो जाता है। बस आरव का शक और बढ़ता गया। शाम को उसने नंदनी का मोबाइल चेक किया, उसे कुछ भी नहीं मिला। जब उसने ये बात रचना को बताई तो रचना ने अब नकली चैट्स तैयार किए और आरव को भेजी, जिसमें किसी राहुल नाम के लड़के से नंदनी ने प्यार भरी मीठी बातें की जा रही थी। मैसेज देखते ही आरव का खून खौल उठा। वो तुरंत नंदनी के पास जाकर उसे मैसेज दिखाते हुए गुस्से में चिल्ला पड़ा, बस बहुत हो गया नंदनी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी पीठ पीछे ये क्या नया नया गुल खिला रही हो। आरव की बातें सुन नंदनी रो पड़ी। आरव, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं कभी तुम्हारे साथ बेवफाई कर ही नहीं सकती। लेकिन भला जब झूठे सबूत आरव के सामने थे तो वो भला नंदनी के आंसुओं पर क्यों विश्वास करता। इसलिए अब उसने धीरे धीरे नंदनी से दूरी बना ली। दोनों एक ही छत के नीचे रहते, लेकिन जैसे दो अजनबी हों। और ये सब देख रचना के चेहरे पर अब तृप्ति की मुस्कान थी। वो खुद से ही मन खुश होते हुए कहती, देखा मेरा कमाल, अब तू भी रो, बहुत उड़ रही थी ना। इधर नंदनी दिन पर दिन अपने और आरव की लड़ाइयों को लेकर आरव का बदला हुआ व्यवहार देख हैरान थी। उसे पता था कि आरव ऐसा नहीं था, फिर अचानक से आखिरकार हो क्या गया है? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? नंदनी का शक कहीं ना कहीं रचना के ऊपर भी था, क्योंकि जब से रचना आई है तभी से उसकी जिंदगी में तूफान भी आया है। तभी नंदनी के दिमाग में आया कि रचना ने शुरुआत में मुझे भी आरव के खिलाफ चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी बात को सीरियस में नहीं लिया। क्या पता आरव को भी उसने ही चढ़ाया हो। बस कुछ सोचते हुए नंदनी ने हार नहीं मानी। वो जानती थी उसका प्यार झूठा नहीं है, इसलिए अब वो रचना पर नज़र रखने लगी। एक दिन दोपहर को रचना आराम से चेयर पर बैठ टेबल पर टांगे फैलाकर आंखें बंद कर अपने किसी फ्रेंड से बातें करने में बिजी थी। उसे लगा कि नंदनी सो रही है और माँ बगल में किसी के यहाँ गई थी, इसलिए रचना खुद को अकेली समझी और अपनी फ्रेंड से बातों ही बातों में बोली, तुझे पता है इतना बढ़िया प्लान बनाया है मैंने कि अब ये दोनों आपस में कभी जुड़ ही नहीं सकते। मैंने दोनों के बीच में नफरत का वो बीज फैलाया है कि पहले वाला प्यार तो खत्म ही है। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये बातें अपनी माँ को भी नहीं बताई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहू और बेटे की ही गुलाम थी। बहू को कुछ कहती ही नहीं थी, लेकिन मैंने भी नंदनी को समझा ही दिया कि सास ना सही ननद तो है ना, और मैं तुम्हें ऐसे उड़ने नहीं दे सकती। कहते हुए रचना जोर से हंस पड़ी। रचना अपनी बातों में इतना खोई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि नंदनी कब अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर उसके पीछे रखकर चली गई, जिसमें उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। शाम को जब आरव घर आया तो नंदनी ने रिकॉर्डिंग आरव को सुनाई। सारी रिकॉर्डिंग सुन आरव हैरान रह गया। उसने ध्यान से नंदनी के चेहरे को देखा। कितना मुरझा गया था उसका चेहरा।
नंदनी की आंखों में आंसू थे। आरव के आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। आगे बढ़ते हुए नंदनी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, नंदनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। तुमने मुझे इतना कहा, फिर भी मैं नहीं समझ सका और तुम्हारे ऊपर शक कर बैठा। आरव की बात सुन नंदनी ने कहा, आरव, प्यार पर कभी किसी का बस नहीं चलता, पर अगर भरोसा टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। गलीमत है, तुमने वक्त रहते सब कुछ देख और सुन लिया, समझ लिया कि ये सब किसका किया कराया है। जब से रचना इस घर में आई है तब से हमारे बीच में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आरव को रचना के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में रचना से पूछने जा रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन नंदनी ने उसे ये कहते हुए रोक लिया कि अगर तुम उससे डायरेक्ट जाकर पूछोगे तो वो अपनी बात से मुकर जाएगी और रोने धोने का नाटक करके साफ साफ बच जाएगी। रचना ने जो भी किया बहुत गलत किया। उसने मेरी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद करने की कोशिश की है, इसलिए सबक तो उसे सिखाएंगे, लेकिन ऐसा सबक जिससे कि आइंदा से वो हम दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश भी ना कर सके। कहते हुए नंदनी ने आरव के कान में कुछ कहा जो आरव को भी कहीं ना कहीं सही लगा, क्योंकि अगर नंदनी को शुरुआत में ही नहीं रोका गया तो फिर आए दिन इस घर में महाभारत होती ही रहेगी। अब आरव और नंदनी ने एक प्लान बनाया। एक हफ्ते बाद नंदनी और आरव की एनिवर्सरी थी, जिसमें आरव ने सारे रिश्तेदारों को और अगल बगल वालों को बुलाया। शाम होते होते सारे मेहमान भी आ गए थे। केक कटा, सबने आरव और नंदनी को गिफ्ट भी दिया। जब रचना की गिफ्ट देने की बारी आई तो रचना ने जैसे ही गिफ्ट नंदनी को ना पकड़ाते हुए आरव को पकड़ाया तो आरव ने कहा, अरे रचना, तुम्हें गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत है? तुमने तो मुझे पहले ही गिफ्ट दे दिया है। भाई की बात सुन रचना हैरानी से उसे देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कौन सा गिफ्ट भैया? मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया आपको। तभी बिमला जी भी बोल पड़ी, बेटा, कौन सा गिफ्ट दे दिया रचना ने? इसने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया। तो कोई बात नहीं माँ, अगर रचना ने नहीं बताया तो मैं ही बता देता हूँ। कहते हुए आरव ने वो ऑडियो क्लिप सबके सामने चालू कर दी जो नंदनी ने रिकॉर्ड की थी। क्लिप सुनने के बाद रचना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। नज़रें झुकाए वो अपने चारों ओर देखने लगी। अब सबकी नज़रें रचना पर ही थी। बिमला जी ने कहा, रचना, ये सब क्या है? तभी मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच आए दिन लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? आज तक 3 साल में कभी मैंने इन्हें एक दूसरे से लड़ते हुए देखा ही नहीं। ये सब तुम्हारा क्या कराया था? माँ की बात सुन रचना ने अपनी नज़रें और नीचे कर ली थी। अभी तो वो बेइज्जती से ही मरी जा रही थी, ऊपर से माँ की डांट। उसने बस धीरे से आरव से कहा, भैया, ये क्या किया तुमने? अगर तुम्हें पता था तो तुम मुझे अकेले में भी बता सकते थे ना। ऐसे सबके सामने बेइज्जत करने की क्या ज़रूरत थी? रचना की बात सुन आरव हंस पड़ा। वाह रचना, वाह, आज तुम्हें अपनी बेइज्जती लग रही है। आज तुम्हें समझ में आ रहा कि बेइज्जती होती क्या है। तुम्हें ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था कि असली बेइज्जती होती क्या है। मैं ज़रूर तुम्हें अकेले में ये क्लिप सुना सकता था, तुम्हें समझा सकता था, बशर्ते तुम नंदनी के चरित्र पर उंगली नहीं उठाती, उसे बच्चलन साबित करने की कोशिश नहीं करती। तो तुमने उसे मेरी नज़रों में बुरी तरह से गिरा दिया था, उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। अगर तुमने कोई और गलती की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने एक औरत को बदनाम करने की कोशिश की, ये जानने के बावजूद भी कि औरत की इज्जत ही सब कुछ होती है। अगर एक बार वो बच्चलन साबित हो जाती तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता। आरव लगातार गुस्से में बोले जा रहा था। सारे मेहमान खड़े तमाशा देख रहे थे और रचना नज़रें नीचे किए, आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी थी। तभी नंदनी आगे बढ़ते हुए बोली, क्यों रचना, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? रचना के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि वो कुछ बोल भी पाए। बिमला जी खड़े खड़े बस तमाशा देखती रहीं।
उन्हें खुद अपनी बेटी की करतूत के बारे में पता ही नहीं था। वो खुद हैरान थीं कि रचना इतना नीचे भी गिर सकती है। तभी आरव ने कहा, माँ, आज मैंने एक फैसला लिया है। रचना चाहे जो भी है तो इस घर की बेटी, इसलिए मैं इसका यहाँ आना तो बंद नहीं करवा सकता, खास करके तब तक जब तक आप हो। लेकिन हाँ, अब अगर अगली बार से ये जब भी मायके आएगी, उससे पहले नंदनी अपने मायके चली जाएगी और इसके वापस जाने के बाद ही वापस आएगी। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। कहते हुए आरव नंदनी का हाथ पकड़ चला गया। धीरे धीरे करके मेहमान भी चले गए। बिमला जी रचना की हरकतों से नाराज चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सबके जाने के बाद अब रचना बिल्कुल अकेली खड़ी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था।